नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। करीब 3 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला जोशीमठ शहर आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है। शहर में स्थित 12,398 घरों में 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं। इनमें ऐसे कितने घर हैं जो अब रहने के लिहाज से पूरी तरह से असुरक्षित हैं? जोशीमठ में आए संकट को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने 8 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रभावित लोगों को तत्काल विस्थापित करने, जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा है उन्हें गिराने और मलबा हटाने की सलाह दी है। बेतरतीब और अनियोजित निर्माण का दंश जोशीमठ झेल रहा है। लूज मलबे और बोल्डर के ढेर पर बसा जोशीमठ परियोजनाओं के निर्माण, अंधाधुंध होटल भवन के अनियोजित निर्माण से ये शहर अपनी बियरिंग कैपेसिटी को पार कर गया और उसने शहर को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। उत्तराखंड में पहाड़ के हर छोटे बड़े शहरों की कहानी कमोबेश जोशीमठ जैसी ही है। ऐसे में मांग उठने लगी है कि समय रहते कुछ गंभीर कदम उठा लिए जाने चाहिए। जोशीमठ में ये नया नहीं है। साल 2003 के वरुणावत पर्वत पर हुए भूस्खलन से भी सबक नहीं लिया गया। वरुणावत पर्वत की तलहटी में बसे इस शहर में जब पहाड़ को काटकर अनियंत्रित निर्माण शुरू हुए तो ये पहाड़ शहर पर ऐसा बरपा कि 200 से अधिक घर शिफ्ट करने पड़े। अब जोशीमठ उसी त्रासदी को दोहरा रहा है। भूगर्भ वैज्ञानिकों के मुताबिक पहाड़ के कस्बे इसी तरह टाइम बम बने बैठे हैं। लिहाजा अब समय आ गया है कि पहाड़ में विकास के लिए पूरे अध्ययन के साथ एक समग्र नीति बनाई जानी चाहिए। तो वहीं जोशीमठ में आई आपदा पर सरकार भी सक्रिय हो गई है। सरकार की सक्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य की धामी सरकार ने सभी हिल स्टेशन की बियरिंग कैपेसिटी का आकलन करने का फैसला किया है। सीएम के मुताबिक यदि कोई शहर अपनी बियरिंग कैपेसिटी को पार कर गया है तो वहां निर्माण कार्यों पर रोक लगाई जाएगी। सरकार ने दीर्घकालिक समाधान के लिए जोशीमठ का जियो टेक्निकल और जियो फिजिकल अध्ययन कराने का फैसला किया है। तो वहीं इस मुद्दे पर केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। केंद्र सरकार लगातार जोशीमठ की घटना पर नजर बनाए हुए है। पीएम कार्यालय में जोशीमठ संकट पर उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने पीएमओ में कैबिनेट सचिव और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्यों के साथ जोशीमठ के हालात को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उत्तराखंड में आई इस बड़ी आपदा पर प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में जोशीमठ के जिला पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जोशीमठ के जिला पदाधिकारी इस समीक्षा बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस से शामिल हुए। बैठक में बताया गया कि केंद्र सरकार की एजेंसियां और विशेषज्ञ लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजना तैयार करने में राज्य सरकार की सहायता कर रहे हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि देश के विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की टीम द्वारा भूधसाव कारणों का पता लगाया जा रहा है। इसके कारणों का पता लगने पर जो भी ट्रीटमेंट्स आवश्यक होगा वो यहां पर किया जाएगा। तत्कालिक रूप से नागरिकों की सुरक्षा बेहद अहम है। स्थानीय प्रशासन इसके लिए लगातार काम कर रहा है। केंद्र और राज्य सरकार जिस तरह इस मुद्दे पर सक्रिय हुई है उससे साफ है कि केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे पर संजीदा और गंभीर है और वह लोगों के जीवन की रक्षा करने के साथ उन्हें हर संभव राहत देने पर कार्य कर रही है। इसके साथ सरकार इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में काम कर रही है। जोशीमठ संकट के बाद जिस तरह राज्य सरकार ने काम किया है उससे यह बात साबित होती है कि सरकार लोगों की जान बचाने और उन्हें राहत देने में सफल रही है। तो लगातार सरकार अपनी तरफ से तमाम जो प्रयास होने चाहिए वो प्रयास इस दौरान कर रही है। कई लेवल की मीटिंग इस दौरान हो चुकी हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है और ये संकट का समय है और ऐसे में संकट के समय पूरी तरीके से सरकार मुस्तैद होकर काम कर रही है कि किस तरीके से जोशीमठ में जो लोग रह रहे हैं उनको राहत दी जाए, प्रभावित लोगों को विस्थापित
करने की पूरी योजना इस दौरान बनाई गई। मलबा हटेगा इस दौरान, तो जोशीमठ से कैसे मिलेगी राहत, यही आज का सवाल और इसी को लेकर हम चर्चा आज करेंगे। जोशीमठ में प्रभावित लोगों के विस्थापन और मलबा हटाने में सरकार ने काफी सक्रियता दिखाई है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद परसों जोशीमठ पहुंचे। इस दौरान प्रभावित लोगों से उन्होंने बातचीत की। पीएमओ की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर लंबी बातचीत की और उन्होंने कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार को जिस तरह की जो भी मदद की जरूरत होगी हम वो मदद पूरे तरीके से करेंगे। तो आपको बता दें कि जोशीमठ में लगातार घरों में दरारें आ रही हैं। सड़कों की बात की जाए, दुकानों की बात की जाए, भवनों की बात की जाए, होटल्स को लेकर बात की जाए, तो हर जगह सिर्फ दरारें ही दरारें देखने को मिल रही हैं। ऐसे में जोशीमठ में जो साधु संत हैं उन्होंने भी चिंता जाहिर की है। धर्म की नगरी के रूप में जोशीमठ को जाना जाता है। ज्योतिर्मठ भी यहीं पर स्थापित है और इसको लेकर लगातार अब सरकार पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है। तो मुद्दा में इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में 5 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मधु भट्ट, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मधु जी आपका। हमारे साथ मथुरा दत्त जोशी जी, कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष, जुड़ चुके हैं। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में। हमारे साथ जेपी मैठाणी, पर्यावरणविद, जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ मधुकर गुप्ता, पूर्व आईएएस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत। और हमारे साथ प्रोफेसर रूपेंद्र सिंह, सीनियर रिसर्च ऑफिसर, जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ तमाम मेहमान इस दौरान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मेरा सवाल इस दौरान यहाँ पर मधुकर गुप्ता जी आपसे है। जोशीमठ में प्रभावित लोगों का विस्थापन और मलबा हटाना फिलहाल फौरी राहत होगी। आगे ऐसी घटनाओं से बचने के शासन के स्तर पर किस तरह की पहल की जा सकती है? देखिए, इसमें ये जो सारा रीजन है उत्तराखंड वाला, ये बहुत फ्रेजाइल इको सिस्टम है और साइस्मिक जोन 5 में है। यहाँ कभी भी बड़ी दुर्घटना, अर्थक्वेक, भूस्खलन, ये सब हो सकता है। पहले भी हुआ है। दिल्ली भी साइस्मिक जोन 4 में है। मैंने भुज का जो अर्थक्वेक था उसको बहुत करीब से देखा है। मैं तब यूनाइटेड नेशंस में था और 2 महीने में भुज में मैंने काम किया। तो उसके बाद ये काफी सिस्टम हमने सेटअप किया इंडिया में, NIDM, NDMA वगैरह। तो और यूएस और कंट्रीज में क्या कुछ हो चुका था उससे भी हमने सीखा। तो इसमें जैसे सड़कें बना, जो डेवलपमेंट का कार्य है, सो कॉल्ड डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, बिल्डिंगें बनाना, डैम बनाना, सड़कें चौड़ी करना। अब जैसे सड़क चौड़ी करते हैं तो कुछ पहाड़ को भी काटते हैं जी। तो उससे तो उसको बहुत केयरफुली हमें करना पड़ेगा। हिमाचल में देखिए, इन्होंने बाहर के लोगों को इन्वेस्टमेंट करने से रोक दिया था, जो कि उत्तराखंड में नहीं रोका है। देहरादून में देखिए, जो बसावट है वो नदी की डूब में है। जो नदी है वहां पे सस्तधारा, उसमें काफी सारी मतलब उसमें वो हो चुका है, कंस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो बहुत केयरफुली, ये सबसे ज्यादा फ्रेजाइल इको जोन है ये हमारे कंट्री का। तो इसको बहुत केयरफुली हमें यहाँ जो भी कंस्ट्रक्शन का, निर्माण का कार्य है उसको ध्यान से करना पड़ेगा। और आने वाले सालों में कब कौन सी दुर्घटना घट जाए इसका पता नहीं है।
और जितना हम ज्यादा, आज की डेट में बहुत सारी स्टडीज उपलब्ध हैं विदेश में, हमारे देश में, जहाँ पे ये प्रमाणित हो चुका है कि जब हम बड़े डैम बनाते हैं, हाई ग्रेविटी डैम्स बनाते हैं, ज्यादा बड़ी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो इस पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल, इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जेपी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी हिल स्टेशन की बियरिंग कैपेसिटी का आकलन कराया जाएगा। यदि यह ठीक से लागू होगा तो निश्चित तौर पर यह एक अच्छा कदम होगा। देखिए मैडम, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इस मुद्दे को उठाया। इस बारे में हमारा कहना ये है कि एक तरफ आप पूरे हिमालय पे रेलवे लाइन ले जा रहे हो, ऑल वेदर रोड ले जा रहे हो, 4 लेन सड़कें ले जा रहे हो, सारे हिमालयन जो टाउनशिप है, जो सेक्रेड जोन्स हैं, जो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुंड साहिब, वैली ऑफ फ्लावर, औली, बोरसों, इन जगह ये एक सेक्रेड ग्रुव है। आप वहाँ हजारों लाखों लोगों को ले जाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? यातायात के साधन सुलभ करा रहे हैं, हेलीपैड्स बना रहे हैं, हवाई जहाज से लोगों को ले जाएंगे। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक, टूरिस्ट हिमालय पे पहुंचे, दूसरी तरफ आप आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि इन स्पॉट्स के, इन पर्यटक स्थलों का, इन हिमालयी टाउनशिप में कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी होगी। केदारनाथ की कैरिंग कैपेसिटी का नतीजा क्या निकला 2013 के बाद? आज तो 9 वर्ष हो गए। क्या केदारनाथ में निर्माण कार्य जो सरकार ने भी कराए थे या कराए हैं, क्या वो भूगर्भीय दृष्टि से समुचित है? दूसरी बात यह है कि आप जितने भी अल्पाइन मिडोज हैं, जैसे औली है या दयारा बुग्याल है या आपका रूपकुंड के ऊपर का बेदनी बुग्याल है, इन बुग्याल्स में के आसपास के पेरिफेरियल जोन में रहने वाले ग्रामीणों को आप मूलभूत सुविधाएं नहीं दे रहे हैं। और अगर ये पैसा कमाते हैं और ये सेमी अर्बन और अर्बन टाउन्स में माइग्रेट करते हैं 3 प्रमुख कारणों से, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और स्वास्थ्य, इन 3 प्रमुख कारणों से पहाड़ से पलायन हो रहा है। जब आप पहाड़ के गांव को ये सुविधाएं नहीं दे रहे हैं तो पहाड़ से पलायन तो होगा ही। अब आप कह रहे हैं कि इस प्रदेश की इकोनॉमी चलती है हाइड्रो पावर से, बीच में आपने कहा जड़ी बूटी से चलती है, फिर अब आप कह रहे हैं कि पर्यटन प्रदेश बनेगा। आप ये तो तय कीजिए, पिछले 22-23 वर्षों में 9 नवंबर 2000 को हमारा राज्य बना था। आप ये तो तय कीजिए, आपको लोकल रिसोर्स बेस्ड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है या लोकल रिसोर्सेज को ही समाप्त कर देना है? ठीक है सर, आपने जो महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं, मैं मधु जी से उसका जवाब लूंगी, लेकिन मैं एक बार पहले मथुरा जोशी जी के पास आना चाहूंगी। जोशी जी, सरकार ने सभी निर्माण कार्य बंद करने की घोषणा की है, साथ ही सैंपल भी लिए जा रहे हैं ताकि समस्या की ठीक से पहचान की जा सके। तो इसके लिए सरकार की सक्रियता के लिए आपको बधाई तो देनी चाहिए सरकार को। नहीं, देखिए, बधाई भी दी जाएगी, सरकार अच्छा काम करेगी तो उसकी प्रशंसा भी की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सरकार ने जितनी संजीदगी से और जितनी संवेदनशीलता से यहाँ का काम करना चाहिए था जोशीमठ का, उसमें सरकार ने दिलचस्पी वास्तविक रूप में नहीं दिखाई। 2021 से लगातार ऋषिकेश आपके जोशीमठ के लोग जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति का गठन किया है और वो लगातार सरकार से संपर्क में है। ये दिक्कतें आ रही हैं और इनका समाधान करिए। अगर सरकार समय रहते समाधान कर देगी तो मुझे लगता है कि ये स्थिति नहीं आती सामने, इतनी बड़ी समस्या सामने नहीं आती। जब 10, 12, 15 मकानों में दरार आ रही थी तब से लोग वहाँ कह रहे हैं, वहाँ के भाजपा के विधायक भी, स्थानीय विधायक थे उस समय पर, सरकार भी भाजपा की थी। दूसरी बात, जो रैणी गांव में 2018 की आदत आ रही थी, उससे अगर सरकार ने सबक लिया होता तो मैं समझता हूँ आज ऐसी स्थिति नहीं होती, कुछ न कुछ समाधान इसका निकलता। खैर, ढेराई दुरुस्त आए, तमाम चीजें हैं, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लोकतंत्र में सरकारें जनता की सुविधाओं के लिए बनती हैं, जनता की परेशानी का समाधान करने के लिए बनती है, उनका दायित्व बनता है।
तो अभी सरकार को निश्चित रूप से कुछ उपाय वहां पर करने चाहिए। चलिए ठीक है, आपने मान लिया ना कि देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। मधु जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जवाब देने के लिए। मैम, सरकार एक्टिव है, केंद्र सरकार ने भी दीर्घकालिक योजनाओं पर काम करने के लिए कहा है, इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल सरकार जैसे ही ये घटना संज्ञान में आई, तुरंत सरकार ने पूरी उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे विशेषज्ञों की टीम, और लगातार आपने देखा होगा जिस प्रकार से तुरंत जो राहत कार्य हैं, बचाव के, जो क्योंकि जोशीमठ जो लोग जो प्रभावित हैं उनको तुरंत जो विस्थापित, उनका विस्थापन करना, पुनर्वास करना, उनके लिए हर प्रकार की सुविधाएं जो क्योंकि ठंड का मौसम है, उनके रहने की, खाने की, स्वास्थ्य की सारी व्यवस्थाओं को देखकर शासन प्रशासन लगातार लगा हुआ है। और एक जो अच्छे एक उनके लिए, क्योंकि जो नजदीक के जो स्थान है वो चयनित कर लिए गए हैं, वहां पे उनको सुरक्षित पहुंचाने का जो है कार्य चल रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी है, क्योंकि अधिकतर लोग जो बुजुर्ग लोग हैं अपने घर बार को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उनको भी थोड़ा मनाना, उनके साथ थोड़ा सा बातचीत करके उनको तैयार करना कि अभी जो है, क्योंकि भौगोलिक जो परिस्थितियां जो बनी है, जो सर्वेक्षण की जो वैज्ञानिकों की जो टीम आई है, किस कारण हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया किन कारणों से ये जो है भूधसाव जो है निरंतर हो रहा है। साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी, देखिए मैम, आपने कारणों को लेकर बात की है तो कारणों पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। डॉक्टर रुपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जोशीमठ धसाव का कारण अब तक स्पष्ट नहीं है, कई मिले जुले जो दावे हैं वो किए जा रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि यदि यह भूगर्भीय गतिविधि से है तो आसपास के पहाड़ और बसावट भी इससे प्रभावित होगी। हेलो सर, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक। हाँ, ये जो आपने अभी कहा कि ये भूगर्भीय स्थिति के कारण ही ऐसा हो रहा है, मैंने इस पे बहुत सी चीजें अभी देखी 1-2 दिन में, और कोई उसको तपोवन जो एनटीपीसी डैम उसको बोल रहा है, काफी लोग बोल रहे हैं अपने अपने तरीके से। लेकिन ये अभी जो जोशीमठ में अभी दिखा, ये लास्ट ईयर मैं वहाँ फील्ड विजिट पे था, तो रैनी से जब थोड़ा सा हम धौलीगंगा जाएंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक सूखी गांव है। ये स्थिति पिछले साल वहाँ थी, वहाँ के जो सूखी गांव के लोग हैं वो विस्थापन की स्थिति में थे। तो ये भूगर्भीय स्थिति है, ये हिमालय हमारा फ्रेजाइल बहुत ही जो उत्तराखंड हिमालय है बहुत ही सॉफ्ट है, इसमें बहुत ही एक्टिविटीज होती हैं, जियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, इसमें कभी भी किसी भी टाइम अर्थक्वेक्स आ सकते हैं। और फिर जो हमारा मैन मेड जो इंटरफेरेंस है वो तो है ही, जो अति है, मतलब जो ट्रेडिशनल तरीका है वो खराब नहीं है, डेवलपमेंट हमने करना है, सबके पास फैसिलिटी होनी चाहिए, ट्रेडिशनल तरीका बेस्ट है। लेकिन जो इसमें मेन रीजन है वो जियोलॉजिकल एक्टिविटी है, और ये अभी से नहीं है, ये लास्ट ईयर मुझे लता के आगे सुकी विलेज है वहां मुझे दिखी थी, वो गांव भी सेम कंडीशन में था। जी, ठीक है सर। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं इस विषय को लेकर, क्योंकि ये विषय भी बहुत गंभीर है, और सरकार की अगर बात की जाए, चाहे राज्य सरकार की बात की जाए या केंद्र सरकार की बात की जाए, तो लगातार केंद्र सरकार भी इस पूरे मामले पर एक्टिव है और राज्य सरकार भी इस पूरे मामले पर एक्टिव नजर आ रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस दौरान लगातार जैसे मधुकर जी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो एक तरफ तो पर्यटन का लाभ है, दूसरी ओर नगर नियोजन की मांग। सरकारें अक्सर लाभ चुनती आई हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं के बाद पता चलता है कि वह लाभ नहीं नुकसान है। धामी सरकार ने संकेत दिए हैं कि इसमें समन्वय बनाया जाएगा, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? देखिए, ये पर्यटन विकास और क्षेत्र की सुरक्षा विरोधाभासी नहीं है, दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए, जो आम पर्यटक है आप होम स्टे को प्रमोट करिए, वो गांव में जाकर, असली पर्यटक जो है वो छोटे घरों में रहना चाहता है, गांव में रहना चाहता है। आप बड़ी इमारतें क्यों बना रहे हैं? अब बड़ी इमारतें वहां बनने दीजिए जहां स्टेबिलिटी है। देखिए, भयभीत होने की बात नहीं है, इससे भी ज्यादा इको फ्रेजाइल जोन दुनिया में है, उनको भी मैनेज किया गया है। जापान में जहां करीबन रोज झटके आते हैं भूकंप के, वहां भी लोग रहते हैं। तो समाधान सब जगह पे है।
अच्छा, ये भी कहना कि काफी मोटा मोटी अंदाजा हमारे जो जियोलॉजिस्ट हैं उनको है इस इको जोन का। ओनली थिंग इज कि जो अब 2001 में तो एक से तो हम लोग बोल रहे हैं, मैंने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया, कई फोरम्स पे, नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पे उठाया। बात यह है कि हमें जो विकास है उसको दिशा देनी पड़ेगी। विकास से मतलब जो निर्माण है, तो निर्माण को दिशा विहीन निर्माण नहीं होना चाहिए और अनब्राइडल्ड अनकंट्रोल्ड निर्माण नहीं होना चाहिए। उसको हम दिशा देंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। और हर चीज जो भी वहां पे काम हो निर्माण का, तो वो हमारे पैमानों पे खरा उतरना चाहिए। दूसरी बात यह है कि छोटा स्टेट है, उसके संसाधन सीमित हैं, तो जाहिर है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को उनकी सपोर्ट करनी पड़ेगी। दे विल हैव टू पिच इन, जो कि बहुत कठिन नहीं है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं हमारे देश में, देश के बाहर, जो इस काम में सहायता कर सकते हैं। जिन देशों में ये सब कुछ हो चुका है, जिन देशों ने इन समस्याओं का सामना पहले बखूबी किया है, उनकी मदद लेनी चाहिए। अंत में मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, जैसे हिमाचल का मैंने उदाहरण दिया, बहुत सारे लोग वहां जमीन खरीद रहे हैं, तो उसमें इकोनॉमिक रिटर्न के लिए खरीद रहे हैं, तो थोड़ा सा उस पे अंकुश लगाने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही आपने कहा, अंकुश लगाने की आवश्यकता है। और चलते चलते आखिरी सवाल मधु जी आपसे, क्योंकि जोशीमठ में जो हालात हो रहे हैं वो तो हम देख रहे हैं, कर्णप्रयाग से भी इसी तरीके की तस्वीरें आने लगी हैं, लोग पलायन करने लगे हैं वहां से भी। यह स्थिति और भी कई ऐसे क्षेत्रों में हो सकती है, इसके लिए आप लोग कितने सजग? बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, पूरा हमारा जो आपदा प्रबंधन है पूरा अलर्ट हो गया है। और जो हमारी जो पूरी टीमें हैं, जो वैज्ञानिक को से लेकर जो हमारे शासन प्रशासन का हर स्तर पर जो है कार्यवाही चल रही है। साथ में माननीय मंत्री जी से लेकर और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इसमें लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वहां पर जोशीमठ के जैसे हालात अगर और अन्य क्षेत्रों में ना हो, भूगर्भीय जितनी जो हलचल है, जिस प्रकार से आप यहाँ पे कर्णप्रयाग की बात करी, मैं आपको बताना चाहूंगी उत्तरकाशी से भी कल ऐसे ही इसी प्रकार से कुछ गांव है, वहां से भी ऐसी घटनाएं आ। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जो ये है हलचल जो है, ये भूगर्भीय जो ये हलचल चल रही है, इसके लिए वैज्ञानिक अपना शोध, उनके लिए तो ये शोध का विषय है। लेकिन फिलहाल हमारे पास जो है हमारी जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो आपदा प्रबंधन की जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करते हुए हम जो अपने गांव वासी हैं जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं उनको फिलहाल सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, और पहल भी यही होनी चाहिए कि तमाम लोग जो ऐसी जगह पर हैं सबसे पहले उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।